हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। खासकर कभी बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा आने वाली है उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड एग्जाम से या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो को थ्रू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वॉइस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो बेसिक रूल्स है, उसके लिए कुछ वीडियो चैनल पे मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो भी जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ही हेल्प द ओल्ड मैन। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन वर्ब है हेल्प, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। तो अब हम लोग इस रूल के हिसाब से ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ऑप्शन में वाज या वेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में भी किसी भी तरह का वाज या वेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर सी में वाज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा, यानी कि ही हेल्प द ओल्ड मैन। इसका सही जवाब हो जाएगा द ओल्ड मैन वाज हेल्प बाय हिम। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही होता है और जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है ही के जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह से दिया हुआ है। ओल्ड मैन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दिया गया है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया है, यानी कि हिम के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, द ओल्ड मैन वाज हेल्प बाय हिम। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है माय ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इज लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे टू का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह का सेंटेंसेज को इन्फिनेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। तो इसको बनाने का नियम होता है, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें क्या होता है, टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। टू बी प्लस वी थ्री का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन में है द ट्री इज प्लांटेड बाय माय ब्रदर। तो यहाँ पे किसी भी तरह के टू या बी का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग कट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाय माय ब्रदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टू बी और उसके बाद वी थ्री का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे द ट्री ऑब्जेक्ट था तो इसको हमें सब्जेक्ट में बदलना था। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए, सब्जेक्ट में इसको बदल दिया गया है और जो माय ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदलना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि माय ब्रदर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी तो ऑप्शन नंबर सी में है प्लांटेड सबसे पहले दिया हुआ है। यहाँ पे किसी तरह से ये भी सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बाय माय ब्रदर और इज द ट्री प्लांटेड दिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स इज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है। इसका मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और चूंकि यहाँ पे डोंट का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज किया जाता है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के बाद हम लोग नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नॉन टू मी। तो हम लोग इसको जांच परख कर लेते हैं कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट में बदल दिया गया है और चूंकि यहाँ पे एस लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ये बिल्कुल सही लग रहा है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी यूज किया गया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नोट का भी इस्तेमाल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू मी।
ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हम लोग को बी, सी और डी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलत जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डू यू इमिटेट अदर्स, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, उसमें इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो चूंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यहाँ पे डू पहले लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो डू को हटा करके वहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिसका यूज किया जाएगा। तो अब हम लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अदर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यूज सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इमिटेट जो है से वो वर्ब है। तो हम लोग जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले सब्जेक्ट में बदलना होगा। इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले अदर्स लिखना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट में बनाना है। तो अदर्स के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर को सबसे पहले लिख देंगे, अदर्स के पहले लिख देंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हम लोग को यूज़ करना था, तो आर हमने यूज़ कर लिया, और उसके बाद वर्ब जो है इमिटेट, इसको हम लोग थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे। तो इमिटेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इमिटेटेड। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाई का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था यू, तो इसको हम लोगों को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। यहाँ पे हम लोग लास्ट में यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही है, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। इस पर हम लोग टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हु का इस्तेमाल किया जाता है, हु से सेंटेंस स्टार्टिंग होता है, तो जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बाय हुम से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको याद कर लेना है कि जब हम लोग हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बाय हुम से सेंटेंस स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूंकि कैन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैन को लिख दिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि द स्टार्स इन द स्काई लिखा हुआ है, तो इस पूरे चीज़ यानी कि द स्टार्स इन द स्काई को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द स्टार्स इन द स्काई। और किसी भी तरह के जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पे बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग बी लगाएंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग वर्ब को लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट यहाँ पे वर्ब है, काउंट का मतलब होता है गिनना, तो इसको सबसे लास्ट में लिखा जाएगा और इसको काउंट को काउंटेड कर दिया जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। तो सेंटेंस हो जाएगा, बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोगों को किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थीफ ब्रोक द लॉक। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है जो मेन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में वाज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये दोनों में से कोई एक सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी में कैन नॉट का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अब हम लोग को बी और सी में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा है, द थीफ ब्रोक द लॉक, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थीफ है, तो इसको हमें क्या करना था कि ऑब्जेक्ट में बदल देना था। तो ऑप्शन नंबर सी में है, द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीफ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द लॉक को पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया है और द थीफ को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और बीच में वाज का भी इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म ब्रोकन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू बी का इस्तेमाल किया जाता है, टू और बी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस यहाँ पे ठीक लग रहा है ऑप्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टू बी का इस्तेमाल किया गया है और डन यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी सारे ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है टू डू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग की हैव का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, इट कांट बी डन। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
तो अब हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर दे नॉट चीटिंग अस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और निगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इस सेंटेंस पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और निगेटिव सेंटेंस भी है, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का इस्तेमाल तो किया जाता ही है, लेकिन साथ ही वहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है बीइंग, और उसके बाद हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो चूंकि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया जाएगा उसको सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके अलावा अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है से वो अस है और सब्जेक्ट जो है से वो दे है। तो और जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अस को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे वी का इस्तेमाल किया जाता है, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो आर होता है। तो इसलिए हम लोग आर को पहले लिख देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लोगों का ध्यान देना है। तो वी के पहले आर लगाया जाएगा। और इसके बाद क्या है, निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग उसके बाद नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे निगेटिव के लिए, और उसके बाद हम लोग जाकर के बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब जो है वो चीट है, तो चीटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा चीटेड। और आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो ऑब्जेक्ट में जब इसको हम लोग बदलेंगे तो दे की जगह पे देम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम। देम से पहले हम लोग यहाँ पे बाई का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी यहाँ पे छूट गया है बाई लगाने के लिए। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, आर दे नॉट चीटिंग अस, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम। अगला क्वेश्चन है शट द डोर इज। देखिए ये इस तरह का एक आदेश देने वाला यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इस तरह का सेंटेंसों को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो लेट से स्टार्ट किया जाता है। लेट का मतलब दो होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो लेट से इस तरह का सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में लेट का इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें लेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि सबसे पहले लेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है। तो चूंकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग पहले ही गलत काट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है लेट द डोर मस्ट बी शट। यहाँ पे मस्ट बी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है द रूम वाज क्लीन। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वाज वेयर का इस्तेमाल जहाँ पे किया जाता है पैसिव वॉइस में, वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द क्लीनर क्लीन द रूम। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लीनर का यूज़ किया गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में शूट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है आई का, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, तो इसमें किसी तरह का सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी बचता है जो कि सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे समवन का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसिव वॉइस में समवन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जब एक्टिव वॉइस में समवन का इस्तेमाल किया गया हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पे बाई के बाद समवन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको जरूरी नहीं समझा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 द रूम वॉज क्लीन, इसका जो एक्टिव वॉइस है वो हो जाएगा समवन क्लीन द रूम, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको किसी भी तरह के कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद।